नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर इस समय की सुर्खियों पर। बिहार चुनावी रण में दिग्गजों ने बढ़ाया सियासी पारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया में जनसभा को किया संबोधित। लोगों से आरजेडी के जंगल राज की जगह एनडीए के विकास राज को चुनने का किया आह्वान। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर के बीच तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान पर भड़का एफएटीएफ। शहबाज मुनीर को दी सीधी चेतावनी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं। सिडनी वनडे में 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शानदार शुरुआत। रोहित ने लगाया लगातार दूसरा अर्धशतक। इससे पहले हर्षित के 4 विकेट की मदद से ऑस्ट्रेलियाई पारी 236 रन पर सिमटी। और नहाय खाई के साथ आज से हुई 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत। छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने एआई से बनाए भ्रामक वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रचारित किया है। बीजेपी ने शिकायत में कहा है कि भ्रामक वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। तो तेजस्वी यादव की इलेक्शन कमीशन से यह शिकायत की गई है, जहां तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी अब पहुंच चुकी है एआई जनरेटेड भ्रामक को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही अगली खबर भी आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 20 साल में जो नहीं हुआ 20 महीने में पूरा करने के बयान पर तंज कसा और कहा कि 20 महीने में विकास के बजाय वापस जमीन हड़पने और अपहरण उद्योग को वापस लाने का काम करेंगे। आपको सुनाते हैं। 20 महीने में वह कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। महिलाओं का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान और युवाओं का उत्थान उनके नियत में है ही नहीं। और वहीं बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में लगातार 15 वर्षों तक राज्य मंत्री रहे उदित राय पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता हैं। आरजेडी सुप्रीमो के करीबी कहे जाने वाले उदित राय से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने बिहार की वर्तमान और विगत राजनीतिक परिस्थितियों पर खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदित राय जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस दौर का पॉलिटिक्स क्या था और इस दौर का पॉलिटिक्स क्या है। सर, उस दौर में टिकट लेने में लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। इस दौर में टिकट लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और मिल भी रहा है ऐसे लोगों को जो लोग पुराना सोच के नहीं हैं। अब नया सोच वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए नया और पुराना में अंतर है। नया जो मूल्यों की राजनीति की बात होती है, पहले जो होती थी, पहले के विधायक, जो पहले के जनप्रतिनिधि होते थे, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन और आज के जनप्रतिनिधियों के रहन सहन को आप किस तरीके से देखते हैं? आज पहले के
रामदेव सिंह एक एमपी में लड़ रहे थे, तो उनसे कहा लोग कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो कहने का मतलब ये था कि वो साइकिल पर चल रहे थे और जो उनके विरोधी थे वो कार जीप पर चल रहे थे, लेकिन जीते रामदेव सिंह। तो कहने का मतलब है कि अभी जितना लोग हैं वो सवारी का संबंध रखे हुए हैं, और पहले के लोग सवारी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन जनता से जरूर मिलता था लोग। तो ये थे उदित राय जी, वेटरन पॉलिटिशियन हैं और उन जमानों को याद कर रहे हैं, उन जमाने की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जब राजनीति एक सूचिता होती थी। कैमरामैन मुकेश तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज छपरा। और वहीं बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग भी उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की। इसके लिए उन्होंने अपनी जनसंख्या का हवाला दिया। डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख जताया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? बिहार चुनाव में जुटे भाजपा नेता आज पटना के बरेली रोड स्थित तेजस्वी यादव की कुर्क की गई संपत्ति पर पहुंचे। इस दौरान आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस जमीन को लालू यादव के राज में इस हुए घोटाले का प्रमाण बताया। इस जमीन की कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिस पर लालू परिवार मॉल बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। हालांकि ईडी ने कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ये जमीन भले ही पटना में है, लेकिन इसका रास्ता सीधा तिहाड़ जेल जाता है। डिलाइट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पटना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था। इसी को ईडी ने अटैच कर लिया, जिसके कारण 13 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने तेजस्वी जी के खिलाफ, लालू के खिलाफ, राबड़ी के खिलाफ केस को एक्सेप्ट कर लिया। ट्रायल चलेगा, इसमें सजा होनी तय है। कहने को ये जमीन पटना में है, लेकिन इसका रास्ता सीधे तिहाड़ जाता है। और वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार हटाने की बात कर रहे हैं, तो अब ऐसे में अपने पिता लालू यादव को वो क्या सजा देंगे? आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। ये पटना का बेली रोड है, पटना का पॉश एरिया है, उसके पीछे में 350 करोड़ की जमीन। आपने ईडी का नोटिस देखा, अभी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने जमीन को जब्त किया हुआ है। और आईआरसीटीसी का स्कैम जो राउज एवेन्यू के कोर्ट में 13 अक्टूबर को निर्णय आया है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। भारतीय रेल के 2 होटल का ठेका देकर के उसके एवज में यही जमीन लिया गया था। आप किस मुंह से बात करते हैं? अगली बार बोलने से पहले सोचिएगा। और इसी बीच रुकेंगे बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
अमित शाह ने आज खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनावी लड़ाई किसी को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव निर्णय करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना है या विकास का राज लाना है। लालू राबड़ी की सरकार में सिर्फ जंगल राज आएगा और एनडीए की सरकार में विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है, 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। खगड़िया के अलावा अमित शाह मुंगेर और नालंदा में भी हुंकार भरेंगे, जहां मुंगेर में मतदाताओं से तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा विधानसभा के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे। अमित शाह की आज तीसरी जनसभा नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी। इससे पहले कल अमित शाह ने सिवान और बक्सर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि मगध और शाहबाद रेंज में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने डॉक्टर अरुण कुमार से खास बातचीत की और क्या कुछ कहना है डॉक्टर अरुण कुमार का, आपको सुनाते हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद और जेडीयू के नेता अरुण कुमार जी हमारे साथ है। टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से आ रही है, समस्याएं आ रही है, मीडिया में जो बातें चल रही है, रत्नेश सदा का टिकट कट गया लेकिन रत्नेश सदा का नाम आया इसमें, तो ये जो चीजें मीडिया में चले उसका आप कैसे प्रतिकार करेंगे सर? प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी एलाइज के साथ हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हर लोगों का होना भी चाहिए, स्वार्थ पर ही विकास की प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जितना डिसिप्लिन पार्टी, समता पार्टी से जेडीयू की जो यात्रा हुई है वो है, उसमें कोई महागठबंधन जैसी लीला नहीं होने वाली है। ये चल रहा है, थोड़ा बहुत लास्ट तक भी चलता रहेगा, बट दैट विल पे। एनडीए भूपेंद्र कुशवाहा नाराज है, महुआ की सीटों को नहीं दी जा रही है। इसके अलावा और भी रामविलास पासवान की जो सुपुत्र है चिराग पासवान, वो भी, उनको भी लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली है। सब लोग मिल करके अंतर मन से सोचेंगे, जहां त्रुटि रह गई है उसको दूर करें। मगध और शाहबाद में बुरी तरीके से हार हुई थी, खासकर एनडीए की, और मगध और शाहबाद में आपकी पकड़ है। कैसे एनडीए को सर आप मजबूत करेंगे? मजबूत करना नहीं है, मजबूत हो गया, मैसेज चला गया। जो लोग जेडीयू के वर्कर भी सोए हुए थे, अति उत्साह है। हम वर्कर की आवाज हैं, वर्कर की लड़ाई लड़ते हैं, तो जेडीयू उस बात को स्वीकार किया, हमने भी स्वीकार किया। और मैं आपको जो सबसे कमजोर इलाका जिसको पूछते हैं मगध और शाहबाद में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरुण कुमार का दावा है कि इस बार मगध और शाहबाद रेंज में एनडीए महागठबंधन को धूल चटा देगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।
इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया, जिससे भारतीय सेना के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण को बल मिला। रक्षा मंत्री ने कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए एज डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, जो सेना के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक बड़ा कदम है, जिससे वास्तविक समय में परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए तेज, सुरक्षित और कम समय में डेटा प्रोसेसिंग संभव होगी। इस मौके पर एआई सक्षम रखरखाव सहायता और वास्तविक समय में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरण हेल्पलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। सैनिक यात्री मित्र ऐप का शुभारंभ हुआ, जो अरमान प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1200 से ज्यादा ट्रेनों में रक्षा ड्यूटी कोटा सीटों के प्रबंधन को डिजिटल बनाता है। ये सेवारत कर्मियों की यात्रा के लिए पारदर्शिता को सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अब एक नए रूप में फिर से खुलने जा रहा है। 25 से 26 अक्टूबर की रात यानी विंटर शेड्यूल की शुरुआत के साथ होगी। नया टर्मिनल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। DIAL के CEO विधेय कुमार जयप्रियर ने कहा कि ये एयरपोर्ट उड्डयन के क्षेत्रों में एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक सुविधाएं यात्रियों के अनुभव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और T2 टर्मिनल तैयार है सबके लिए। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CEO डायल खुद। सर, सबसे पहले तो T2 रिफर्बिश न्यू अवतार में क्या क्या चीजें हमारे जो पैसेंजर्स आएंगे उनको देखने को मिलेगा? ब्रांड न्यू देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। T2 का जो हमने रिफर्बिशमेंट किया है, जिसमें कि जो भी दो तरह का कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकली हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है और पैसेंजर एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने जैसे यहाँ जितने भी सिक्योरिटी मशीन्स थी, सिक्योरिटी मशीन्स को अपग्रेड किया है। यहाँ हमने अभी सेल्फ बैगेज ड्रॉप की मशीन लगाई है, जो कि पहले T1 और T3 में थी और T2 में नहीं थी। उसके अलावा जैसे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, वो भी हमने अपग्रेड किया है। और जो वीडियो इंफॉर्मेशन डेस्क है, हमने वो भी यहाँ लगाया है, जिससे कि पैसेंजर वहाँ पे जाकर के इंक्वायरी कर सके। अगर पैसेंजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हमारा जो सिक्योरिटी होल्ड एरिया है, जो आप सिक्योरिटी क्लियर करके अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट किया हुआ है, जिसमें अलग अलग टाइप के सीटिंग्स हैं। सीटिंग एरिया में कारपेटिंग किया है, जिससे कि लोगों को कंफर्ट लगे। और वॉकिंग एरिया में हार्ड फ्लोर रखा है। और फूड कोर्ट एरिया में भी हमने बहुत ही अच्छे से उसको बैरिकेडिंग करके उसको वेल डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि वो उतना कन्वीनियंट लगे पैसेंजर्स को। नेचुरल लाइट भी अंदर की तरफ जब हम गए थे देखने को मिल रही है, वो भी एक शायद आप लोगों ने सोच के किया है। हाँ, हमने अंदर में नेचुरल लाइट बढ़ाने के लिए भी जो हमारे ग्लास फसाद थे, जो कि एयर साइड की तरफ खुलते थे, उस पर पहले फ्रॉस्टेड फिल्म वगैरह थी, वो फ्रॉस्टेड फिल्म वगैरह हमने हटा दिया है, जिससे कि ओवरऑल लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ हम देख पा रहे थे कि जहाँ के कि वहाँ पे पैसेंजर बोर्डिंग का जो नए 6 आप लोगों ने लेके आए हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। क्या थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जाते हैं उनको तो दिखता है, लेकिन डोमेस्टिक वालों को शायद पहली बार देखने को मिलेगा। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेज जो हमारे पास पहले T2 में थे, उनको हमने सबको चेंज कर दिया है। अभी टोटल 6 बोर्डिंग ब्रिजेस हमने यहाँ लगाए हैं, जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिससे हमने इंपोर्ट किया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर है, तो जिस टाइम पर ये बोर्डिंग ब्रिजेस अटैच होती हैं एयरक्राफ्ट से, वहाँ उसको वो सेंस करके ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट के डैमेज का चांस मिनिमाइज हो जाता है। और इससे डॉकिंग भी बहुत फास्ट होती है, जिससे कि टर्न अराउंड इम्प्रूव हो सकता है। तो सर, नए फ्लेवर के साथ T2 शुरू होने वाला है। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आज रात से शुरुआत होने वाली है एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट यहाँ से? मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से, GMR की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि पैसेंजर्स का कन्वीनियंस सर्वोपरि रखा जाए, और वही हमने T2 के रिफर्बिशमेंट के टाइम पे भी किया है। सो यू आर वेरी वेरी वेलकम टू कम एंड एक्सपीरियंस द न्यू T2। आइए देखिए इस नए टर्मिनल 2 को
जो कि सच में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इसी बीच डीडी न्यूज पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर वर्ग के लोगों को भारी उत्साह है। जीएसटी दरें कम होने पर वाराणसी की जनता ने खुशी व्यक्त की है। महिलाओं और नौकरी पेशा वर्ग ने भी राहत की भावना जताई। जीएसटी कम होने से रोजमर्रा का सामान सस्ता होने से खर्च में भी फर्क आया है। आपको सुनाते हैं। जीएसटी में कटौती की बात आई है, जिसपे जो हमने 12% 28% को अब 5 और 18% पे कर दिया है। तो इससे काफी, चाहे वो किराने की चीजें हो, चाहे वो घर का सामान जो हम लोग लेने जाते हैं, जूते, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ में भी लीजिए, तो काफी फर्क आया है। इसके लिए मैं अपने सांसद, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। और वहीं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि ये फैसला जनता को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। जीएसटी का लोगों ने काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा उठाया, जिसमें विशेष तौर से अगर आप बीमा सेक्टर को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों में एक बूम आया, चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो रियल इस्टेट थे वो भी काफ़ी बूम किए। जीएसटी घटने से एक मार्केट में जो रफ्तार थी वो रफ्तार दिखी है जो है। और वहीं व्यापारी वर्ग ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया और कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीएसटी में रिफॉर्म किया। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेरे काशी के सांसद को अगर देखा जाए तो उन्होंने काशी के लकड़ी के व्यापारियों को जो खिलौने बनाते थे, जो टॉयज वगैरह बना रहे हैं, उसको लोकल फॉर वोकल को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है और बहुत ऊंचे लेवल तक यहाँ के लोगों को लेके जाने का काम आदरणीय सांसद जी ने किया है। जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से स्वदेशी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कजाकिस्तान के विदेश मंत्री येरमेक वहां की सरकार और जनता को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपनी बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव के बीच इस वर्ष अगस्त में हुई मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। और अब बात छठ महापर्व की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। सूर्य देव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम अस्तांचलगामी सूर्य और मंगलवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर काफी उल्लास है। तो छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने और त्योहारों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं और मौसम रोधी होल्डिंग एरिया भी स्थापित ऐसे में किए गए हैं। आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में 900 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी खास व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप देखिए ये वीडियो और ये पैकेज। इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
छठ महापर्व पर आने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल में सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इनमें अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और यात्री अनुकूल व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अतिरिक्त स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर और मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर छठ गीत चलाए जा रहे हैं। यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं की कड़ी निगरानी की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे 7 दिन चिकित्सा बूथ और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार 4800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है और भारतीय रेल की पूरी बात करें तो 12,000 से ज़्यादा ट्रेन के ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर रेलवे ने जो हमारी रेगुलर ट्रेन्स हैं उसमें अतिरिक्त कोच लगाए हैं। उन कोच को लगाने से कोचेस के अटैचमेंट से 2.5 लाख से ज़्यादा एडिशनल बर्थ क्रिएट हुई हैं रेगुलर ट्रेन्स में। उसके अलावा पिछली बार से इस बार 23 ट्रेन्स रेगुलर एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो वो भी पिछली बार से एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर रही हैं। अपने परिवार के साथ छठ पूजा के लिए घर जाने वाले यात्रियों ने विशेष गाड़ियां चलाने और स्टेशनों में बेहतर व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री सहित भारतीय रेल के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली से मुझे समस्तीपुर जाना है छठ पूजा के अवसर पे। इसके लिए इस बार और बार से रेलवे का इस बार बेहतर सुविधा मैं देख रहा हूँ। मैं हर बार जाता हूँ लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा सुविधा है रेलवे का, ये मुझे अच्छा लगा। व्यवस्था प्रशासन पूरा लाइन से व्यवस्था के हिसाब से चल रही है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। पहले तो भीड़ बहुत काफ़ी चल रहा था, जिस दिन से गाड़ी बढ़ा है स्पेशल बढ़ा उस दिन से जाने आने में सही रहता है। सुविधा बहुत है, यहाँ रहने का, टिकट कटाने का, आने जाने में बहुत सुविधा मिला है। रेलवे अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी के लिए 28 अक्टूबर से 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगी। भारतीय रेल सभी यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। छठ महापर्व पर घर जाने वाले तमाम यात्रियों को लेकर के जो भारतीय रेलवे है वो काफ़ी संजीदा है और उसको लेकर के तमाम जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे और 7 दिन मुस्तैद हैं। और साथ ही साथ ये यात्री सुविधा केंद्र इस बात की बानगी है कि आधुनिक से आधुनिक और विशिष्ट सुविधा देने का प्रयास जो है वो भारतीय रेलवे कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। चंद्रशेखर, टीडी न्यूज़, दिल्ली।